नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। हालांकि वो फैसला अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यानी कि उस फैसले के बाद से कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला तो नहीं है, लेकिन हां, एक नई राह प्रशस्त जरूर हुई है कि आगे से इस विषय पर चर्चा की जा सकेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। यानी कि एक ऐसा फैसला जो आने वाले एक फैसले के इंतजार में दिया गया है, इस तरह का अधूरा फैसला कहा जाए तो वो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब आप पूछेंगे किस विषय पर चर्चा हो रही है, अल्पसंख्यक संस्थान होता क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, आफ्टर ऑल सवाल क्यों उठा, विवाद क्या है, ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन इस विषय को शुरू करने से पहले आपको यह याद दिला दें कि इसमें 1967 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटा गया है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना कि 67 में कोई फैसला दिया था, वो पहले जान लेते हैं ताकि इस विषय वस्तु को अच्छे से समझ सकें। 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और कहा गया था कि एएमयू, जो कि एक सरकारी आदेश से बना हुआ कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। 67 में यह जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने, उसे कल के फैसले में 7 जजेस की बेंच ने 4-3 से यह कहते हुए पलट दिया कि केवल इस आधार पर कि सरकार के आदेश से कोई कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान बना है, इस आधार पर आप किसी का दर्जा नहीं छीन सकते। उसका दर्जा बना रहेगा या नहीं, इसके लिए हम 3 जजेस को नियुक्त करते हैं कि वो आगे जाकर इसकी पूरी की पूरी गाइडलाइंस लिखें कि किन किन आधारों पर अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है। तो पहला पॉइंट, जो फुल फाइनल पॉइंट पर जो स्टॉपेज लगा रखा था 1967 में, उस स्टॉपेज को हटा दिया है। अब फिर से इस पर विमर्श को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन इस पूरी विषय वस्तु को मैं जितना आगे लेकर जाऊंगा, उससे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न बनता रहेगा, और वो ये है कि बाकी तो हम सब देख लेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद, इन सब के बारे में सुन लेंगे। पहले केवल इतना जानकारी हो हमें कि ये अल्पसंख्यक संस्थान होते क्या हैं, उसके बाद तो आगे की बात समझने में आनंद आएगा। तो देखो, भारत के संविधान के अंदर मूल अधिकार जो कि गारंटेड राइट्स हैं, हमारे न्यायोचित हैं, अगर वो नहीं मिले तो हमसे हमारा मतलब हम सुप्रीम कोर्ट जाकर के उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्हीं मूल अधिकारों में आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक 2 आधार पर तय किए गए हैं, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर 6 कम्युनिटीज को अल्पसंख्यक माना गया है। कहा गया है कि भाषाई और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, वो अपने लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो यह तो हुआ अल्पसंख्यकों के हितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों का उपबंध, जो मूल अधिकारों का हिस्सा है। चलिए, तो इसी को देखकर कहा जाता है कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। मतलब सेक्युलर शब्द को जब प्रियम्बल में एंट्री कराया गया था, उससे पहले मूल अधिकारों में यह तत्व था। इसी को ध्यान में रखकर कहा जाता था कि भाई देखो, ऑलरेडी जब यह पॉइंट हमारे संविधान में डला हुआ है तो अलग से सेक्युलर लिखवाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने सभी धर्मों का ख्याल रखा है। खैर, फिलहाल फिर से मैं लौटता हूं और इस शब्द को दोबारा दोहराता हूं कि हमारे संविधान में यह मेंशन है कि अल्पसंख्यक अपने लिए संस्थान बना सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, संस्थान बना सकते हैं तो बना लिया। अब ऐसे संस्थानों में होता क्या है जिसको हमें समझना जरूरी है, सो दैट हम इस विषय को आगे समझ पाएं। देखो, संस्थानों में अल्पसंख्यक संस्थान का जो मैनेजमेंट है, जो उसकी कमेटी है, जो बोर्ड है जो संस्थान को चलाएगा, वो तय कर सकता है कि उस संस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन रखा जाए। अर्थात जैसे एक जनरल संस्थान है, जैसे मान लीजिए कि एक संस्थान जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी केंद्र से संचालित यूनिवर्सिटी है जो ओपन टू ऑल प्रकार की है, जो अल्पसंख्यक नहीं है, उसमें भारतीय संविधान के अंदर जो भी उपबंध रिजर्वेशंस को लेकर दिए गए हैं कि भाई एससी को इतना परसेंट मिलेगा, एसटी को इतना मिलेगा, ओबीसी को इतना मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन देना होता है। मतलब इन जनरल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस चल रहे हैं, जो कि सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं या सरकारी कॉलेजेस हैं, उन्हें रिजर्वेशन देने के लिए सरकारी सहायता अगर मिल रही है तो रिजर्वेशन भी देने पड़ेंगे। अल्पसंख्यक संस्थानों में रिजर्वेशन देने की बाध्यता नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पहले से पता हो, सो दैट आप इस विषय वस्तु पर इंटरेस्ट ले पाएं कि अल्पसंख्यक संस्थान अगर कोई है तो रिजर्वेशन मिले, ये जरूरी नहीं है। दूसरा,
उस अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लिए जिसने अल्पसंख्यक संस्थान बनाया है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनाया है, वो क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, पारसी हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ये संप्रदाय, ये जो कम्युनिटी है, ये अपनी कम्युनिटी के लिए सीटें ज्यादा रिजर्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलते हैं जिनमें 60% तक सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको दो बातें बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। एक तो जनरल रिजर्वेशन नहीं मिलता और कम्युनिटी विशेष को अच्छा रिजर्वेशन मिलता है। तीसरा बड़ा सवाल यह बनता है कि जब रिजर्वेशन कम्युनिटी विशेष को मिलता है तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि इन संस्थानों को केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। पिछले 5-7 सालों में ही लगभग 2-2.5 हजार करोड़ का अनुदान एएमयू को दिया जा चुका होगा। ऐसे में अनुदान जब सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, तो वह संस्थान केवल और केवल किसी धर्म विशेष के ही छात्रों को ज्यादा रिजर्वेशन देकर के क्यों पढ़ाई करवाए? जब केंद्र का पैसा लग रहा है, जब केंद्र की तरफ से सहायता दी जा रही है, तो सहायता केवल धर्म के आधार पर दी नहीं जा सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी कि सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं तो फिर आम जनमानस के लिए उसमें पढ़ने का अवसर नहीं। अगर ऐसा है तो अल्पसंख्यक समुदाय खुद ही उसे चला ले, अपने पैसे से ही उसे मेंटेन करे, तो हम फिर उस पर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। तो आपको झगड़ा समझ में आ चुका हो तो अब इस विषय को आप समझने में आगे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो साहब बात यह है कि अब यह अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इसका झगड़ा कैसे निकल कर आया। तो मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि इसे अल्पसंख्यक का संस्थान का दर्जा मिले। क्यों मिले? इसके पीछे उनका तर्क यह है कि यह मुस्लिमों द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार का और कोर्ट के अंदर जो बयान है वो यह है कि इसे एक शाही आदेश से स्थापित किया गया था 1920 में। हम उस पर भी आएंगे। फिलहाल के लिए अल्पसंख्यक होने के जो तर्क हैं कि मुसलमानों का कॉलेज है, अलीगढ़ नाम ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो मुस्लिमों के लिए हो, उसमें रिजर्वेशन किसी को ना मिले। और सरकार की तरफ से, यानी कि जो सरकार, ये केंद्र सरकार जो वर्तमान सरकार है, वो चाहती है कि नहीं, इसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। जब अनुदान हम दे रहे हैं तो इसमें सबका प्रवेश होना चाहिए। तो यानी दोनों पक्ष अब आपको समझ में आ गए। अब जब ये दोनों पक्ष आपको समझ में आ गए, इसके बाद अब हम चलते हैं इस झगड़े पर। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर से अल्पसंख्यक का दर्जा हटा दिया था। अल्पसंख्यक का दर्जा हटाते ही उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने इसे फिर से अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। फिर अगली सरकारें आई तो 1981 में फिर से जब सरकार बनी कांग्रेस लेड, उस समय पर इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। तो 67 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 81 में पलट दिया गया था। 81 में पलट दिया गया मतलब देखो, शुरुआत में बना अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में, 67 में उससे अल्पसंख्यक का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। उसके बाद 81 में केंद्र सरकार ने फिर से उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, तत्कालीन सरकार ने। 81 में उसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। इस 81 के दर्जे को पाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेज में मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले बच्चों को रिजर्वेशन जैसे ही बढ़ाया, कुछ 50-60% के आसपास रिजर्वेशन किया था पीजी में, यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। क्योंकि अब भाई सुप्रीम कोर्ट का तो मामला, फैसला नल एंड वॉइड कर दिया था सरकार ने। ऐसे में 2006 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह मामला पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से एएमयू से उसका अल्पसंख्यक दर्जा छीन लिया, मतलब मुस्लिमों के लिए जो स्पष्ट आरक्षण है वो छीन लिया। तो अब फिर से इसका स्टेटस देखो, पहले अल्पसंख्यक था, 67 में हट गया, 81 में फिर से मिल गया, 2006 में फिर से छिन गया। 2006 में छिन गया तो आज का स्टेटस क्या है? आज भी इससे अल्पसंख्यक का दर्जा छीना हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की पालना में। तो इसके बाद बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि सर हमारे कॉलेज को वापस 2006 से पहली स्थिति दी जाए, यानी कि उसको फिर से अल्पसंख्यक का स्तर दिया जाए। यह मामला कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2019 से यह मामला है। उसके बाद में फिर बेंच बनी 7 जजेस की, क्योंकि पहले फैसला 67 में 5 जजेस की बेंच ने दिया था, इसलिए 7 जजेस की बेंच बनी। उस 7 जजेस की बेंच ने इस विषय पर अपना फैसला फरवरी में ही सुरक्षित रख लिया था, फरवरी 2024 में, और वही फैसला इन्होंने कल जारी किया है।
मैंने आप लोगों को इस विषय के ऊपर पहले भी कि एएमयू के ऊपर फैसला होगा, फरवरी में बहस हुई थी, जनवरी में टीम बनाई थी, हमने उसी समय इसी चैनल पर आपके सामने यह सेशन किया था। चाहो तो उस समय के इतिहास को जानने के लिए इसी चैनल पर, जिस पर आप मुझे फिलहाल सुन रहे हैं, जाकर इसे सुन सकते हैं। हमने उस समय आपके सामने यह सेशन करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय की सुनवाई कर रही है और बड़ा सवाल है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अल्पसंख्यक का दर्जा छिन जाएगा। तो असल मायने में जब छिना हुआ है ही, उस पर ही सुनवाई चल रही थी, तो टेक्निकली तो यह देने के लिए था। तो अभी जो सुनवाई हुई, जो फरवरी में चल रही थी, देखो आप न्यूज देखें तो ये 11 जनवरी 2024 की है। यहां पर 11 जनवरी को जब हम ये बेंच बैठी थी, तब मैंने सेशन किया था अपने इस चैनल पर, और उसके बाद उस दौरान यानी कि आज से 9 महीने पहले जो फैसला हुआ था वो रिजर्व रख लिया गया था, वही फैसला अभी सुनाया गया है। यही जो फैसला सुनाया है, यानी कि अपने इस सेशन में मैंने जिस बहस की बात की थी उसका वर्डिक्ट अब आया है, और उस वर्डिक्ट में यह कहा गया है कि साहब हम क्या है कि उस 67 के फैसले को पलट रहे हैं। 67 के कौन से फैसले को पलट रहे हैं वो मैं याद दिला दूं कि अगर केंद्र के आदेश से कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान बना है, तो इसका मतलब ये, केंद्र के फैसले से अगर कोई संस्थान बना है तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसे अल्पसंख्यक नहीं कहा जाएगा। बोले देखना होगा कि उसे अल्पसंख्यक कहा जाए या नहीं कहा जाए। तो अब ये केंद्र के आदेश की कहानी क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। फिलहाल के लिए लोगों ने इसका वेलकम किया है। वेलकम इसलिए किया है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक स्टेप और आगे जाने की गुंजाइश छोड़ी है। 67 की तरह नहीं किया कि नहीं साहब इसे हम अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे। अभी के फैसले में उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इस विषय को और गंभीरता से सुनना चाहते हैं। तो अभी गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा गया है 3 जजेस को कि आप प्रॉपर बैठें और यह तय करें कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान कैसे बने। तो अब हम विवाद को और गहराई तक समझते हैं, ठीक है। तो एक अल्पसंख्यक संस्थान होने के लिए सिर्फ अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया जाना जरूरी है, यह जरूरी नहीं है कि इसे अल्पसंख्यक लोग चलाएं, ठीक है साहब। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने 4-3 से फैसला देते हुए 1967 के फैसले को पलट दिया और कहा कि कोई संस्थान सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खो सकता कि उसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया था, ठीक है। अब यह केंद्रीय कानून की क्या कहानी है मैं वो बताऊंगा कि साहब 1967 में जब 5 जजेस की बेंच ने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म किया था ना, उस समय कहा था कि यह संस्थान 1920 में एएमयू अधिनियम के तहत बना है। एएमयू अधिनियम के तहत बना है से क्या मतलब है भाई, अल्पसंख्यक संस्थान होने का जो मूल तत्व है वो क्या है, किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया हो। तो बोले 1920 में जब इसे एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है, एएमयू अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है, तो हम इसे अल्पसंख्यक कह क्यों रहे हैं। फिर से याद दिला दूं, अल्पसंख्यक संस्थान होने के लिए किसी अल्पसंख्यक ने स्थापित किया हो। तो बोले साहब अल्पसंख्यक ने तो स्थापित किया ही नहीं, एक्ट से स्थापित हुआ है। 67 में कोर्ट ने यही माना था, लेकिन 81 में केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में ही संशोधन कर दिया और करके इसका अल्पसंख्यक का दर्जा बहाल कर दिया, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में छीन लिया। अब क्या है, इस अल्पसंख्यक दर्जा के मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 मुख्य सवालों पर विचार करना चाह रही थी। पहला कि भाई किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का आफ्टर ऑल फिर मापदंड क्या हो। मतलब इंटरेस्टिंग बात समझो आप, देखो एएमयू से अल्पसंख्यक का 1967 में दर्जा क्यों छिना, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 30 के अंदर क्लॉज 1 कहता है कि अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान कहलाएगा। तो बोले साहब ये तो 1920 के अंदर एक्ट से स्थापित हुआ है, एक्ट तो राजाओं का था, यानी कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके एक्ट से बना है। तो उसके एक्ट से बना है तो ये अल्पसंख्यक ने थोड़ी बनाया है, तो बनाया नहीं है तो इसी आधार पर कैंसिल कर दो कि इसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्यों सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैक में जाकर यह भी तो देखो कि इसका आइडिया आया कहां से था, मतलब आफ्टर ऑल ये किसका थॉट प्रोसेस था। बोले एक बार जाकर उस विषय पर भी तो चर्चा करो कि संसद में पारित ये जो कानून है, ये कानून के पीछे तर्क क्या है, इसको तो जाकर देखो। तो चलो मैं अब आपको और गहराई में इसका इतिहास सुनाता हूं। देखो 4 बड़ी बातें हैं फिलहाल के लिए, और वो ये कि एक शाही कानून के जरिए स्थापित हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अल्पसंख्यक ने स्थापित नहीं किया था। हो सकता है किसी अल्पसंख्यक की प्रेरणा से सरकार कानून ले आई हो, जो कि सच है। भाई सर सैयद अहमद जो हैं, जिन्होंने एएमयू का थॉट लिया था मेयो स्कूल के नाम से, वही तो बाद में यूनिवर्सिटी बना था।
तो ये थॉट तो किसी और के दिमाग में आई थी ना, उस थॉट को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने कानून बना दिया था। दूसरा पॉइंट, यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कानून बना था, इसलिए यह कहा जाना भी गलत है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना संसद ने की थी। क्यों? क्योंकि यहां पर कानून बनाकर हुई थी और अंग्रेज कानून बना रहे थे। संस्था की स्थापना किसने की, यह पता लगाने के लिए यह जानना होगा कि इसके पीछे दिमाग किसका था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो सकारात्मकता आई है माइनॉरिटीज में, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इसमें उस अर्थ तक जाया जाए कि किसके दिमाग से इसका निर्माण हुआ था। तो दिमाग अगर किसी मुस्लिम का था तो उसे भी वैल्यू दी जानी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब इस बात को सुनने के लिए तो तैयार हुआ है कि चलो कम से कम इसे वैल्यू देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि कोई अल्पसंख्यक संस्थान किसी अल्पसंख्यक ने शुरू किया है तो यह अल्पसंख्यक संस्थान है, यह सब मानते हैं। कहां पर है यह कॉलेज? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ नाम से जिला है, वहां पर है। और सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि बार बार मैं बता दूं कि सरकारी मतलब जो पेपर में लिखने वाला आंसर है वो क्या है कि 1920 में एक्ट के द्वारा हुई थी। अब ये एक्ट की और सर सैयद अहमद खान की कहानी क्या है वो सुन लो। देखो, सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को हुआ। ये जब पैदा हुए, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया। ये मुगल खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन उस समय मुगलों की हालत खराब थी, तो ये अंग्रेजों के काफी वफादार हो गए थे। धीरे धीरे अंग्रेजों के यहां पर बाबूगिरी का काम करने लगे थे। इनको ये समझ में आ गया था कि अंग्रेजों ने तरक्की कैसे की है। देखो, अंग्रेजों की थॉट प्रोसेस को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो उन्होंने कभी रिलीजन को छोड़ा नहीं। अंग्रेजों ने भले ही धार्मिक आंदोलन कितने भी किए हों, रिलीजन को नहीं छोड़ा। इंडिया के अंदर आज भी बहुत सी चर्चेस चल रही हैं और उसके लिए बकायदा बहुत सारे धर्मांतरण के मामले सरफेस होते हैं कि लोगों को धर्म परिवर्तित करवाना है, क्रिश्चियन बनवाना है। लेकिन वो एक प्रकार का ऐसा काम है कि इनके यहां पर धार्मिक मान्यता भी चलती है और साथ ही साथ ये साइंस को भी मानते हैं। मतलब इन लोगों ने, सर सैयद अहमद खान ने, ये जो थॉट प्रोसेस अंग्रेजों की रीड करी वो क्या थी कि ये लोग धर्म को भी नहीं छोड़ रहे लेकिन आधुनिकता को भी अपनाने में पीछे नहीं है। और यही कारण है कि ये लोग इतने 7 समंदर पार करके भारत पर राज करने चले आए। तो मुसलमानों की इस समय की, जब अहमद खान थे उस समय उन्होंने क्या रीड किया कि मुसलमानों की दिक्कत क्या है कि वो धर्म को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड हैं और साइंस को नहीं पढ़ना चाहते, केवल धार्मिक शिक्षा लेकर खुश हैं कि भाई कुरान पढ़ लिया, मेरा जीवन सत्य हो गया, अब मैं इसके साथ जी लूंगा। बोले नहीं, कुरान के साथ साथ साइंस भी पढ़ाने की जरूरत है। मतलब धर्म भी पढ़े और उसके साथ साइंस भी पढ़े। इस प्रकार से ही मुसलमानों का उत्थान संभव है। और इसी थॉट को रखते हुए उन्होंने अंग्रेजों के थॉट प्रोसेस को समझकर मुसलमानों के लिए यही काम करना शुरू किया। इसी को ध्यान में रखते हुए 1875 में इन्होंने मुसलमान एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। मतलब अंग्रेजी भी सीखेगा और पाश्चात्य शिक्षा, मतलब पाश्चात्य शिक्षा भी सीखेगा और जो पुरानी चीजें हैं वो भी कोई बच्चा सीखेगा। इसके साथ इन्होंने मेयो स्कूल की स्थापना की, MAO, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। अच्छा, अब यहां पर इसकी स्थापना का जैसे जैसे अंग्रेजों को पता चला कि मुसलमानों में भी कोई प्रोग्रेसिव थॉट का आदमी आ गया है तो इसकी मदद करनी चाहिए। चूंकि वो अंग्रेजों की काफी तारीफ किया करते थे तो अंग्रेजों ने इनकी काफी मदद भी की और कहा कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं जिनको हमने खाली छोड़ दिया है, आप इनका उपयोग कर लीजिए। तो इन्होंने अलीगढ़ में अंग्रेजों द्वारा जो छोड़ी गई जमीनें थी या फिर जो खाली स्थान थे वहां पर स्कूल का विस्तार करना शुरू किया। उस जगह पर स्कूल चलती रही। 1920 में सरकार ने फिर इसी स्कूल को एक कानून बनाकर मेयो को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। तो अब देखो, शुरुआत में एक स्कूल थी जो बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा पाई और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा। तो स्कूल से यूनिवर्सिटी बनाई किसने? तो आंसर है अंग्रेजों ने बनाई। किस माध्यम से बनाई? कानूनों से बनाई। अब यही सबसे बड़ा पेच है कि कानून से बनी है तो कानून से बनी है, इसका मतलब किसी अल्पसंख्यक ने इसको नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने बनाया तो सरकारी हो गई, अच्छा जनरल के लिए हो गई, सबके लिए हो गई। लेकिन लोगों का बहस क्या है कि साहब ऐसे तो वो कहीं पर भी बना सकते थे, अलीगढ़ में ही क्यों बनाई? क्योंकि वहां पर मेयो स्कूल चलता था और उस स्कूल को ही कन्वर्ट किया गया। यानी अंग्रेज इस थॉट से प्रभावित थे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है। तो लड़ाई समझ में आई। जो अल्पसंख्यक का दर्जा मांगते हैं वो तो कहते हैं कि इसका इतिहास यहां से देखो, और जो अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देना चाहते वो कहते हैं कि इसका इतिहास 1920 से देखो। ये ही दो सबसे बड़े
कन्फ्लिक्ट पॉइंट हैं जो इन दोनों को बीच में ला करके उलझा रहे हैं। ठीक है साहब। 1920 के अंदर जब इसको दर्जा मिला, उसके बाद उसी दौर में खिलाफत आंदोलन देश में चल रहा था, तो वहां पर यहां के पढ़ने वाले लोगों ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन किया। आज क्या है, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तब 15 डिपार्टमेंट हुआ करते थे इस कॉलेज में, लेकिन आज इसमें 108 डिपार्टमेंट हैं। 1200 एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। 300 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं। 7 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में महाराजा महारानी कॉलेज चलते हैं, ऐसे ही इससे भी एफिलिएटेड 7 कॉलेज हैं, 2 स्कूल हैं, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, 80 हॉस्टल चलते हैं, 13.5 लाख किताबें इनकी लाइब्रेरी में रखी हैं, और इतने चिर परिचित जो हस्तियां हैं यहां से पढ़कर निकली हैं, चाहे पूर्व उपराष्ट्रपति हो या फिर कलाकार सिने जगत के या फिर बहुत बड़े खिलाड़ी, यहां से पढ़ पढ़ के निकले हैं। अगर यहां की एलुमनी स्टेटस देखी जाए तो यहां से काफी नामी गिरामी लोग निकले हैं। एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करने वाली है, जैसे मेजर ध्यानचंद जो कि हिंदू हैं, वो यहां से पढ़कर निकले। लाला अमरनाथ भारद्वाज जो कि हिंदू हैं, यहां से पढ़कर निकले। मतलब यह है कि यह कॉलेज भले ही अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कॉलेज रहा हो, लेकिन यहां से मुस्लिमों के अलावा जनरल लोग भी पढ़ते रहे, हिंदू भी पढ़ते रहे, और धर्म के लोग भी यहां से पढ़ाई करते रहे। मेजॉरिटी सीट्स जो हैं वो यहां पर मुसलमानों के लिए रिजर्व रही। इसीलिए इनका अगर इतिहास उठाकर देखते हैं तो यहां से बड़े सारे लोग, शेख अब्दुल्ला हो या फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, ध्यानचंद हो, अनुभव सिन्हा, जावेद अख्तर जैसे जो लोग हैं वो यहां से पढ़कर निकले हैं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई। अब हम आते हैं 1920 के अंदर बना था कानून, 1920 के अंदर इसको बना दिया गया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बाद जब देश आजाद हुआ उस समय कहा गया कि साहब सबको यहां पर आने दो, इसको किसी एक धर्म विशेष के लिए मत रखो। 67 में तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे अल्पसंख्यक का दर्जा छीन ही लिया। हालांकि इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रयास हुए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 81 में बकायदा एक्ट लाकर इसे फिर से अल्पसंख्यक बना दिया गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में रोक दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। 2019 में 7 जजेस की बेंच को यह मामला रेफर हुआ और 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई करके 2024 में रख ली, जिसका फैसला फिलहाल आया है। ठीक है, तो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब इस फैसले में आगे क्या होगा? अब यह फैसला अब 3 सदस्यीय रेगुलर बेंच को एएमयू में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि एएमयू अल्पसंख्यक है या नहीं इस बात का डिसीजन करेगा। तो आने वाले समय में इस फैसले के बाद, तो अभी का फैसला कितना सा है? इतना सा है कि 67 में जो ये लाइन बोली गई थी कि भारत के कानून के तहत, एक्ट के तहत यह स्थापित हुआ है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक नहीं मान सकते, उस लाइन को इनकार कर दिया है। बोले नहीं, केवल इसको आधार हम नहीं मान सकते, इसके पीछे की थॉट भी जाननी होगी। इसका मतलब 67 का जो आधार था वो काट दिया गया है, अर्थात अब अल्पसंख्यक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी इसे 3 जजेस की बेंच को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है कि आप इसके पूरे गाइडलाइंस बनाकर लाइए कि अगर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान होना है तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो लोग इसको लेकर के संतुष्ट हैं कि कम से कम अब एक रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर गाइडलाइंस जारी करवाएगी कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक हो तो उसमें क्या क्या चाहिए। बाकी सारी बातें अब मैंने आपको बोल करके समझा दी हैं कि अच्छा, क्या अल्पसंख्यक संस्थान में दूसरे धर्म के टीचर नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं। 10 से 15% एएमयू के अंदर भी अन्य धर्मों के टीचर हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब आप पूरी फंडिंग केंद्र सरकार से ले रहे हैं तो फंडिंग के केस में आप क्यों नहीं अन्य धर्म के लोगों को भी पढ़ाने की मदद करें? तो यह एक बड़ा बात निकल करके यहां पर चली हुई आती है कि सबको ही इसमें लाभ मिलना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा विवाद का विषय फिलहाल के लिए बना हुआ है। ठीक है साहब, 10 से 15% यहां पर नॉन टेक्निकल स्टाफ और जो स्टाफ है वो भी अन्य धर्मों से निकलकर आता है। भारत में कुल कितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं? तो चूंकि भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है, जिसमें से ईसाई, सिख, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध और जैन हैं, तो इनका दर्जा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। और भारत में साल 2021 में एनसीएमईआई के तहत 13,602 शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट दिया गया था। इनमें से 7550 अल्पसंख्यक संस्थान ईसाई चला रहे हैं और 5153 संस्थान मुस्लिमों के द्वारा चलाए जाते हैं। वहीं बात स्कूलों की हो तो 50,536 माइनॉरिटी स्कूल 2020 में भारत में चल रही थी, जिनमें से 27,000 स्कूल मुस्लिमों के द्वारा और शेष जो है 15,000 के आसपास जो स्कूलें हैं वो ईसाइयों द्वारा चल रही थी। इसका स्वागत किया गया है कि यह फैसला प्रोग्रेसिव है और केंद्र सरकार का कहना है कि इस विषय पर अब वो कोर्ट के सामने और तथ्य रखेगी कि इसे
अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा क्यों ना दिया जाए। तो उम्मीद है कि अब आपको फैसला भी समझ में आ गया होगा। फैसले के अंदर एक स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन हां एक भविष्य की राह जरूर है कि आने वाले समय में किसी को अल्पसंख्यक का दर्जा देना है या नहीं, यह फैसला अब सुप्रीम कोर्ट कर पाएगी। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान भी कर पाएगा, यह राह यहां पर प्रशस्त हुई है। ठीक है, बाकी ये जो पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 30(1) में क्या कहा गया है, यदि ये डिटेल में जानना है तो हमने पूरी पॉलिटी पढ़ा के रखी हुई है अपने एप्लीकेशन पर, और हमारे एप्लीकेशन का नाम है अपनी पाठशाला, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है। वहां मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक कंप्लीट रूप से पढ़ाकर फाउंडेशन लेवल पर बहुत ही नॉमिनल कीमत पर रिकॉर्ड करके रखी हुई है। आप उसे 1 साल की वैलिडिटी के साथ पढ़ सकते हैं, बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बाईलैंग्वेज तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको उपलब्ध हैं, आप जाकर एक्सेस करें। और जो यहां पढ़ाया गया है उसके जो नोट्स हैं वो आप घर बैठे मंगा सकते हैं। सारा कंटेंट हैंड रिटन कंटेंट है जो घर बैठ पर आपको पूरा तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, इसे एक्सेस करें। साथ में अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत